की आपको बता दें। पश्चिमी दिल्ली में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन है। वेस्ट दिल्ली जहां पर बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अभी तक न्यू दिल्ली में भी अच्छा था। हम आपको क्षेत्रवार तरीके से भी दिखा देते हैं। पश्चिमी दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। जो क्षेत्रवार तरीके हैं, नजफगढ़, मटियाला, द्वारका, इन तमाम जगहों पर बीजेपी आगे है। यानी वेस्टर्न दिल्ली में अगर आप देखिए, दिल्ली वेस्ट में आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। आइए जल्दी से क्षेत्रवार आपको दिखा देते हैं पूरा। पहले तो सीट गणित, ये देख लीजिए सीट गणित, जिसमें आप मामला देखिए 44 पहुंच गया है, एकदम बहुत सेफ मार्जिन साफ दिख रहा है। और वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम आपको दिखाएं यहाँ पर क्षेत्रवार तरीके से, तो सबसे पहले चांदनी चौक का इलाका दिखाते हैं। चांदनी चौक में देखिए 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे है और यहाँ पर 4 सीटों पर बीजेपी आगे है। तो यहाँ पर क्लियर एज है आम आदमी पार्टी को। फिर पूर्वी दिल्ली में आइए। पूर्वी दिल्ली में आप देख रहे हैं कि पूर्वी दिल्ली में ये देखिए यहाँ पर फिलहाल 6 सीटों के साथ बीजेपी आगे है। वहीं नई दिल्ली में अगर आप देखिए तो न्यू दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी पूरा यहाँ पर बीजेपी को एज है। अब अरविंद केजरीवाल का इन्फ्लुएंस इसमें भी जो एक घटाव उसमें है वो दिख रहा है। हालांकि अपनी सीट पर वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। 7 सीट्स पर बीजेपी है, जो कि पिछली बार अगर आप देखिए तो जो प्रदर्शन था वैसे ही 7 सीटें आगे बढ़ रही है। यहाँ पर सारी की सारी सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में गई थी, 10 की 10 सीट। ये देखिए उत्तर पूर्वी दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट में देखिए 5-5 बराबरी का मामला चल रहा है। आम आदमी पार्टी को 2 सीटों का नुकसान हो रहा है, वो 7 से 5 पे पहुंच रहे हैं और ये 3 से 5 पे 2 सीटों के फायदे पर बीजेपी दिख रही है। उत्तर पश्चिम दिल्ली जब आप देखते हैं तो यहाँ भारी बढ़त है, मतलब 1 सीट से 8 पर बीजेपी पहुंच रही है और 7 सीटों के नुकसान के साथ आम आदमी पार्टी 2 पर पहुंच रही है। दक्षिण दिल्ली अब आपको दिखा देते हैं। दक्षिण दिल्ली में देखिए क्या स्थिति है। 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 3 सीटों का नुकसान, 4 की बढ़त दिखाई रही है। और ये मिल्कीपुर को लेकर बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें मिल्कीपुर में बीजेपी बड़ी जीत की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा हो गया है। मिल्कीपुर में बीजेपी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। कुछ देर पहले 17,000 के आसपास था, 22,000 हो गया है। 22,000 हो गया। 22,122। बहुत बड़ा सवाल मिल्कीपुर को लेकर। दिल्ली में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक बीजेपी 48 सीटें जीत गई है। फाइनल आंकड़ा 1-2 सीट ऊपर नीचे हो सकता है। वैसे बीजेपी को कुछ सीटों पर हार का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन इनमें से एक हार ऐसी है जिसे देख कई मोदी समर्थक खुशियां मना रहे हैं। बीजेपी को यह हार कोंडली विधानसभा में मिली है। कोंडली विधानसभा से बीजेपी की उम्मीदवार प्रियंका गौतम हार गई हैं। यहां से आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार जीते हैं। लेकिन सवाल यह है कि मोदी, बीजेपी और सनातन का समर्थन करने वाले बीजेपी की ही प्रियंका गौतम की हार पे खुशियां क्यों मना रहे हैं? इसकी वजह आपको बताएंगे तो आप चौंक जाएंगे। दरअसल चुनावों से पहले बीजेपी जब अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रही थी, उस वक्त कई हिंदू लोगों का मानना था कि बीजेपी को नुपुर शर्मा को टिकट देनी चाहिए, लेकिन लिस्ट में नुपुर शर्मा का नाम नहीं आया। लेकिन इसी लिस्ट में प्रियंका गौतम का नाम देखकर कई सनातनी बीजेपी समर्थक और कार्यकर्ता भड़क गए। इन लोगों ने कहा कि बीजेपी ने उन्हीं प्रियंका गौतम को टिकट दी है जो मनुस्मृति को जलाने का जश्न मनाती हैं। कई लोगों ने यह भी कहा कि प्रियंका गौतम हिंदू विरोधी हैं। ऐसे में बीजेपी उन्हें टिकट कैसे दे सकती है? आपको बता दें कि प्रियंका गौतम बीजेपी में आने से पहले आम आदमी पार्टी की पार्षद थी। प्रियंका गौतम आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार भी कर रही थी, लेकिन अचानक प्रचार के बीच उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। कई लोग नाराज हो गए कि बीजेपी का उद्देश्य तो हिंदुत्व का पुनर्जागरण है, तो ऐसे में बीजेपी ने हिंदू विरोधी स्वरों को अपना मंच क्यों दे दिया? बीजेपी ज्वाइन करने से एक दिन पहले यानी 25 दिसंबर को प्रियंका गौतम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया था। इसी पोस्ट की वजह से बवाल मच गया था। प्रियंका गौतम ने कहा कि वो मनुस्मृति दहन दिवस की सभी को शुभकामनाएं देती हैं। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन इस घटिया किताब को जलाया गया था। हालांकि विरोध के बाद उन्होंने बाद में ये पोस्ट डिलीट भी कर दिया था, मगर जितना नुकसान होना था वो हो गया। आज जब नतीजे आए और प्रियंका गौतम हार गई तो कई बीजेपी कार्यकर्ताओं और सनातन समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। ये सभी लोग प्रियंका गौतम को हिंदू विरोधी बोल रहे हैं और बीजेपी को नसीहत दे रहे हैं कि आगे से ऐसे उम्मीदवारों को लेने से बचें।
पहले ही तय हो चुका था। मैंने बता दिया था कि एनडीए का प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेगा। इस नाते की जनता विकास रूपी दूध चाहती है। विकास रूपी दूध सरकार के पास, विकास रूपी गाय सरकार के पास थी, और जनता के बीच में जाको ये बताने में, और जो काम मोदी जी, योगी जी का जो काम है यूपी में, उस काम से जनता को राहत है। और विपक्ष के लोग ठाठ गाय लेके घूम रहे हैं, तो क्या होगा? वो रिजल्ट सामने है उनके। अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं चुनाव आयोग जो है वो मर चुका है और कफन भी उसको जो है देना चाहिए। लोकसभा में जब वो जीते तब ठीक था, विधानसभा में बाई इलेक्शन जो 9 था उसमें 2 जीते, तब ये बात क्यों नहीं बोले? ये उनकी हताशा और निराशा का है, और कोई बात नहीं। दिल्ली में भी बीजेपी जो है बढ़त बना रही है कि वहाँ मोदी जी के कामों की चर्चा है। मोदी जी ने जो काम किया है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली घर की बात हो, तो जो योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है, तो जनता मोदी जी पर विश्वास कर रही है। बारू का पुल्ला भी तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो योगी जी के नारे को समझ नहीं पा रहे हैं ना लोग। आरोप लगाने से पहले तो वो तो समझ नहीं पा रहे, यहाँ तो समझा लिया गया कि बंटोगे तो कटोगे वाला नारा उनको नहीं समझ में आता क्या हो रहा है। तो सब लोग संगठित यहाँ हैं। और नई दिल्ली में हर राउंड में चीजें बदल रही है। 5वें राउंड तक यहां पर अरविंद केजरीवाल आगे चल रहे थे, और 6ठे राउंड पे 225 वोट से परवेश वर्मा यहां पर आगे चले गए। उसके बाद वहां पर तुरंत जश्न भी शुरू हो चुका है। श्वेता, अच्छा, पता है साहिल, दिल्ली में जब भी सत्ता परिवर्तन होता है तो यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा हारता है। हाँ, पक्का। मदन लाल खुराना हारे, हाँ। शीला दीक्षित हारी, हाँ। अरविंद केजरीवाल अगर पीछे चल रहे हैं तो वो 28-42 का जो आंकड़ा है वो एक बहुत बड़ा संकेत यहाँ देख रहा है। लगातार मुझे लग रहा है नॉनस्टॉप डांसिंग के लिए उस व्यक्ति को 13 कमेंट ले लेते 13 राउंड है, 6 राउंड हो चुके हैं। अब आपको इस पर कमेंट करना चाहिए। हाँ। ये क्या बता रहा है? देखिए, हार जीत तो अल्टीमेटली आएगा, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या बता रहा है? उनकी पर्सनल हार है, उनकी हार है भ्रष्टाचार की आरोपों की वजह से। देखिए, क्या लोग स्वीकार कर रहे हैं कि वो ईमानदार नहीं थे, कट्टर ईमानदार? महत्वपूर्ण सवाल जो बार बार कहता हूं कि आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी पूंजी थी उनकी नैतिक आभा। अन्यथा एक पॉलिटिकल पार्टी अचानक खड़ी होती है, नए नए लोगों को देती है, और दिल्ली के तमाम महादिग्गज हार जाते हैं। दूसरे में 67 सीटें मिलती फ्रॉम नोवेयर। 2020 में 62 सीटें मिलती, बीजेपी 3 और 8 पे रुक जाती है। ये क्यों था? क्या आम आदमी पार्टी के पास जबरदस्त रिसोर्सेज थे? क्या उनके पास बहुत सारे बड़े बड़े नेता थे? ऐसा बिल्कुल नहीं था। सिर्फ लोगों को यह यकीन था कि ये पार्टी बाकी पार्टियों से अलग है, ये पार्टी देश को बदल सकती है, ये पार्टी देश की राजनीति में तब्दीली ला सकती है। जिस दिन लोगों का यकीन इसमें से हटा कि अरविंद केजरीवाल ये काम नहीं कर सकते, वो दूसरे राजनेताओं जैसे हो गए, आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों जैसी हो गई है, उस दिन उनमें और दूसरी पार्टियों में फर्क खत्म हो गया है। आज भी देखिए उनको 28-27 सीटें आती हुई दिखाई पड़ रही। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका बेस खत्म हो गया, लेकिन अब लोग उनको दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की तरीके से ट्रीट करते हैं। एक मुझे संजय जी आपसे जानना है। देखिए, अरविंद केजरीवाल के नाम से आम आदमी पार्टी जानी जाती है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा वहां पर। 13 राउंड में से 6 राउंड हो चुके हैं, 50% काउंटिंग करीब करीब हो चुका है, ऐसा मान के हम चलते हैं वहां पर। लेकिन आज की स्थिति में बड़ी खबर, एक बार अपडेट ले लेते हैं, उसके बाद संजय जी से पूछेंगे। केजरीवाल अब वापस जेल जाएंगे, पहले से ही भारतीय जनता पार्टी कहने लगी है। हालांकि जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी वो उनको जेल बीजेपी ने दिल्ली जीत ली है, और सुबह से ही रुझान और जो अब नतीजे आ रहे हैं धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के लिए जाहिर तौर पर उत्साह का विषय है, क्योंकि 27 साल बाद सत्ता में वापसी हो रही है राजधानी दिल्ली में, राजीव। और इसी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, सुन लेते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पहला रिएक्शन आ गया है। उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर में भी बीजेपी बड़ा शानदार प्रदर्शन करती दिखी, और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिल्ली में झूठ की राजनीति का अंत, और दिल्ली के वासियों ने पीएम मोदी पर भरोसा किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ये रिएक्शन सुनाते हैं आपको। अभिनंदन करता हूं। दिल्ली में झूठ और लूट
की राजनीति पर पूर्ण विराम हुआ है। अब हमारा राष्ट्रीय राजधानी भी विकास, सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ दिल्ली वासियों को प्रदान करने में सफल होगा। पिछले लगभग 2.5 दशक से और पिछले 11 वर्षों से तो जो स्थिति दिल्ली के अंदर पैदा कर दी गई थी, उसने दिल्ली को बहुत पीछे धकेल दिया, जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया। वेलफेयर के नाम पर वास्तविक जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थी, उनसे जनता को वंचित रख करके जिस प्रकार की लूट और झूठ की राजनीति को प्रश्रय दिया, उसका पर्दाफाश हुआ। अब हम कह सकते हैं मां यमुना के तट पर बसी हुई दिल्ली विकास का रसास्वादन करेगी और दिल्ली वासियों को उन सभी वेलफेयर स्कीम का लाभ प्राप्त हो पाएगा जिसमें बैरियर का काम दिल्ली के अंदर आम आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। मुस्तफाबाद में बीजेपी ने हासिल की बड़ी जीत। 20 राउंड की गिनती के बाद मोहन सिंह बिष्ट ने हासिल की जीत। 17,578 वोटों के अंतर से बिष्ट की निर्णायक जीत। बता दें, बिष्ट ने आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद खान को हराया है। वहीं AIMIM के ताहिर हुसैन चौथे स्थान पर रहे। ताहिर हुसैन को मिले 33,474 वोट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत। सन 2025 भारत लोकतंत्र का अमृत महोत्सव मना रहा है, यानी हमारे संविधान को 75 साल हो चुके हैं। 75 साल का संविधान शासन में लोक मंगल की भावना, उस लोक मंगल की भावना में हम ऐसे कलाकार, ऐसे सत्यनिष्ठ व्यक्ति से आपको मिलवा रहे हैं जिन्होंने इस पूरे 75 साल के संविधान को पीतल के अद्भुत ग्रंथ में तब्दील किया है। ऐसा ग्रंथ जो 2000 पन्नों में कई चीज़ें व्याख्यायित की गई हैं, कई चीज़ें अलग अलग पीतल की ऐसी किताबें, जितने पन्नों की किताबें शायद दुनिया में कहीं और नहीं होंगी। तो हम बात कर रहे हैं, एडवोकेट हमारे साथ हैं लोकेश मंगल। लोकतंत्र का पर्व है, लोक मंगल का पर्व है, लोकेश मंगल से हम बात कर रहे हैं। लोकेश वैसे तो पेशे से वकील हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने जो ये गाथा लिखी है लोकतंत्र की, वो अपने आप में अद्भुत है। यानी संविधान सिर्फ भारत का संविधान नहीं, 193 देशों के संविधान और उनके प्रतीक चिन्ह इन सारे ग्रंथों में, यानी पीतल के ग्रंथों में इन्होंने उकेरे हैं। हम लोकेश से बात करते हैं। लोकेश, आप बताएं, आप कानूनविद हैं, LLB पास हैं और एडवोकेट हैं, लेकिन आपने संविधान की सेवा इस अंदाज में करने की कैसे ठानी? जी नमस्कार, मैं लोकेश राजेश मंगल, माननीय कर्नाटक राज्यपाल थावरचंद गहलोत जी भाई साहब की प्रेरणा से सन 2017 से 14 अप्रैल 2017 से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती से हम सभी ने 193 देशों के संविधान को संकल्पित होकर संग्रहण, संकलन व अध्ययन का कार्य प्रारंभ किया, जिसके पश्चात एक पीतल प्रति 2022 में 32 किलो 54 पृष्ठ की बनाई गई, ये आप दिखाते भी चले, जिसमें भारत के महानायक जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो भारतीय लोकतंत्र को गढ़ने वाले संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपना जीवन का बलिदान दिया।
महाकुंभ की आध्यात्मिक भव्यता से आकर्षित होकर पाकिस्तान के सिंध से 68 हिंदू श्रद्धालुओं का एक ग्रुप बुधवार को प्रयागराज पहुंचा। इस ग्रुप ने शुक्रवार को संगम में पवित्र डुबकी लगाई और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। बहुत बेहतरीन व्यवस्था है यहाँ पे। हम श्रद्धानी दरबार सिंध पाकिस्तान से 68 तीर्थ यात्री लेकर महाकुंभ में स्नान करने और इस पवित्र धरती पे जाप तप करने के लिए सिंध से 68 यात्री लेके यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे हमें बहुत सी अच्छी सुविधाएं प्राप्त हैं और बहुत हम संतुष्ट हैं और यहाँ से हम अमन और प्यार का पैगाम लेकर वहाँ जा रहे हैं। श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में उनके ठहरने और पवित्र स्नान के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई व्यवस्था की तारीफ की और आभार जताया। हम पाकिस्तान से आए हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की सरकार हमें बहुत अच्छा डील कर रही है, बहुत अच्छा फील हो रहा है हमें। हम बड़े आभारी हैं यूपी गवर्नमेंट के। उनका बड़ा प्रोटोकॉल है, बड़ा सेटअप है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल है। हमने गंगा घाट पे स्नान भी किया है, बहुत आनंद मिला, सुकून मिला। प्रतिनिधिमंडल ने तत्काल वीजा प्रक्रिया और विशेष वीजा देने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से ही वे महाकुंभ में शामिल हो सके। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। दुनिया के शीर्ष पेशेवरों के साथ पीएम ने की बातचीत। शीर्ष पेशेवरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बात। वेव्स शिखर सम्मेलन के सलाहकार बोर्ड का हिस्सा है टॉप प्रोफेशनल्स। समिट में शामिल होने वाले अहम नाम है सुंदर पिचई, सत्या नडेला। पीएम ने आनंद महिंद्रा, अनिल कपूर से भी की बातचीत। मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन, दिलजीत दोसांझ, रजनीकांत, रणबीर कपूर आदि से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बात। ये तस्वीरें देखिए, अब सुबह की किरणें आनी शुरू हो गई हैं और इसी के साथ रुझान नतीजे भी आएंगे। अब हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं कि कौन से हमने इंतजाम किए हैं आपके लिए। तरह तरह के इंतजाम है, क्योंकि मेट्रो वाले ग्राफिक्स भी आप देखेंगे। सामने आकर तमाम दिग्गज नेता अपनी अपनी पार्टी की तरफ से भी नंबर्स बताएंगे। एक तरफ हम आपको मिल्कीपुर विधानसभा उत्तर प्रदेश में, जहां पर साख दाव पर है योगी आदित्यनाथ की, वहां के भी रिजल्ट्स आपको खिड़की में दिखाएंगे। तो दूसरी तरफ तमाम दिग्गज जो दिल्ली के जंगपुरा की सीट मनीष सिसोदिया चुनावी मैदान में है, विजेंद्र गुप्ता वर्सेस प्रदीप मित्तल है। रोहिणी की सीट पर सुमेश गुप्ता के साथ कांग्रेस पार्टी से कालका जी, जहां पर खुद आतिशी मार्लिना इस बार चुनावी मैदान में है। अलका लांबा कांग्रेस पार्टी की तरफ है, तो रमेश बिदुड़ू है बीजेपी की तरफ से। ओखला नजर बनाकर रखिएगा, अमरतुल्ला खान को आम आदमी पार्टी ने अगर उतारा है तो क्या यहाँ पर अमरतुल्ला खान कुछ अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि मुस्लिम बहुल सीटों में से एक है ओखला। ये सब आपको नई दिल्ली की सीट देखिए, अरविंद केजरीवाल, प्रवेश वर्मा, संदीप दीक्षित, दो सीएम के बेटे। और ये देखिए, ये है दिलचस्प अंदाज जिसमें आप देख रहे हैं सबसे पहले जेपी नड्डा बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं और वो रिजल्ट बता रहे हैं। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ बता रहे हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के लिए नतीजे बनाने के लिए कुछ इसी अंदाज में आएंगे। तो नंबर सबसे तेज, रुझान, नतीजे, एनालिसिस, आज तक पर आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे 25 सहयोगी दिल्ली के कोने कोने पर, कुल 70 सीटें हैं और 25 सहयोगी अलग अलग जगहों पर हमारे साथ जुड़ेंगे, जिसमें हमारे तमाम एंकर्स भी आज सईद अंसारी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि चांदनी चौक की सीट से होंगे, सभी के पास चलेंगे। अर्पिता आर्य हमारी सहयोगी होंगे हमारे साथ, राजीव ढोंडियाल हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। इन सब के पास चलेंगे ये बताने के लिए कि आखिर दिल्ली में किसकी बन रही है सरकार। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सुशांत यही है, कल मैं
जब शो कर रही थी तो एक बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, अजय आलोक ने, कि हमारा हमारे साथ एसएसपी मौजूद हैं अयोध्या, राजकरण नैयर जी। सर, क्या प्रिपरेशन है आज, किस तरीके से आप लोगों ने तैयारी की है, मतगणना स्थल पर क्या क्या गाइडलाइंस रहेंगी? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं आज मिल्कीपुर उपचुनाव की मतगणना होनी है। इसमें जो भी माननीय चुनाव आयोग के मानक है उनके अनुसार सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। हमारे इनर कॉर्डन, आउटर कॉर्डन दोनों में सीनियर राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल को लगाया गया। सर, किसी प्रकार के किन किन लोगों को यहाँ पर आने की अनुमति है? एजेंट के अलावा क्या कार्यकर्ता भी रहेंगे या किस तरीके से, क्योंकि जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ेगी लोगों का हुजूम भी बढ़ता है। देखिए, उसके बहुत स्पष्ट गाइडलाइंस है और सभी पॉलिटिकल पार्टी से मीटिंग करके उनको उसके बारे में बता दिया गया। तो उसी हिसाब से जो भी अलाउड लोग हैं, जो काउंटिंग स्टाफ है, जो भी काउंटिंग एजेंट्स हैं, उन्हीं को इस मतगणना केंद्र में बुलाया जाता है। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ एसएसपी थे, अयोध्या थे, और साफ तौर से मानना है उनका कि इस पूरी मतगणना पर पूरी तरीके से जो गाइडलाइंस उसके हिसाब से तैयारी की गई है। काउंटिंग की जानी है, शुरुआत की जानी है और उसको लेकर पूरी तरीके से तैयार हैं और किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो, इसके लिए भी वो पूरी तरीके से सुषमा तैयार है। हमारे साथ डीएम अयोध्या मौजूद है इस समय, चंद्रविजय जी। सर, क्या तैयारी है इस बार की काउंटिंग सेंटर पर, किस तरीके के दिशा निर्देश दिए गए हैं? इलेक्शन कमीशन के मानक के हिसाब से काउंटिंग पूरी तरह से हम लोगों की तैयारी है। 14 टेबल्स लगाई गई हैं और 8 बजे स्ट्रांग रूम खुलना है ऑब्जर्वर और पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव के सामने। और उससे पहले स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पैरामिलिट्री फोर्सेस कर रही थी और उसकी फीड भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए एक टेंट लगाया गया था। वहाँ पे टीवी पे स्क्रीन के माध्यम से वो लोग देख भी रहे थे। और बाकी काउंटिंग के लिए स्टाफ जो है टेबल पे बैठ गया है और अभी स्ट्रांग रूम खुलते ही काउंटिंग के लिए मशीनें बाहर आएंगी और काउंटिंग स्टार्ट होगी। सर, विजय जुलूस के लिए जो क्या दिशा निर्देश हैं, क्या वो यहाँ से निकलेगा या किस तरीके से गाइडलाइन बनाई है जो भी जीतेगा उसके लिए? अभी फिलहाल विजय जुलूस के लिए मना किया हुआ है, लेकिन अगर कोई गाइडलाइन है तो उसके हिसाब से उन लोगों से कहा जाएगा कि उसका पालन करते हुए उसी को फॉलो करें। एंट्री देने के लिए जो एजेंट्स हैं वही रहेंगे या इसके अलावा भी कार्यकर्ता कुछ दूरी पर? क्या देखिए, जीआईसी का जो पूरा ग्राउंड है और पूरा दिखाइए, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल अंजना, देखिए कुमार कुणाल वहां से आ रहे हैं। कुमार, क्या अपडेट जल्दी? देखिए, यहाँ पर जो काउंटिंग चल रही है अभी अंदर से मैं आ रहा हूँ और अंदर से जो स्थिति है वो है कि अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल फिलहाल जो शुरुआती रुझान है उसमें अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं। और दूसरा और भी जो बड़ी खबर है यहाँ से ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज, जो आम आदमी पार्टी के मंत्री भी हैं, वो इस समय आगे चल रहे हैं। तो दो बड़ा रुझान इस गोल मार्केट जो काउंटिंग सेंटर से अभी जो मैं अंदर से आया हूँ उससे यही जानकारी मिली है। सौरभ भारद्वाज आगे, अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, यानी बीजेपी यहाँ से लीड लेती हुए अभी शुरुआती रुझान में नजर आ रही है। सौरभ भारद्वाज एक ऐसी सीट जो ये माना जा रहा है कि वो एक ऐसी सीट है जो नजर आती है, लेकिन बाकी और बड़े चेहरे जो है आम आदमी पार्टी के वो फंसे नजर आ रहे हैं। 50 से ज्यादा सीटों पर रुझान आ गए हैं, यानी हाफ सेंचुरी दिल्ली में रुझानों के मुताबिक लग चुका है। 29 सीटों पर फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है, 23 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, लेकिन केजरीवाल, आतिशी, मनीष सिसोदिया और सोमनाथ भारती भी पीछे चल रहे हैं। सौरभ भारद्वाज वहीं आगे चल रहे हैं, सत्येंद्र जैन अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज चुनावी मैदान में है, सोमनाथ भारती मालवीय नगर से चुनावी मैदान में है, वो पीछे चल रहे हैं। ये अपने आप में बहुत शुभ संकेत नहीं है, हालांकि अभी बहुत शुरुआती है, मतलब बैलेट बॉक्सेस की गिनती हो रही है। माना जा रहा है कि अब से 10-15 मिनट बाद ही अर्पिता गिनती शुरू होगी, ईवीएम खुलेंगे। बिल्कुल अंजना और कुमार, देखिए जिस तरह के ये रुझान आप बता रहे हैं वहां पर फिलहाल अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा नजरें अगर कहीं टिकी हुई है तो अरविंद केजरीवाल पर टिकी हुई है, वो अभी पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और सबसे बड़े नेता। अगर आज की तारीख में किसी के नाम पर दिल्ली का पूरा चुनाव लड़ा गया है, चाहे वो आम आदमी पार्टी ने लड़ा हो, उनका चेहरा सामने रखा था, साथ ही साथ अगर बीजेपी ने भी जो चुनाव लड़ा है वो भी अरविंद केजरीवाल को भ्रष्ट बताते हुए चुनाव लड़ा है। कहीं ऐसा है कि संदीप दीक्षित, यानी ये हमेशा से चाह रहा था कि कांग्रेस पार्टी अगर चुनाव
From the far-flung villages of Jharkhand, where opportunities are less and challenges are plenty, a new generation of archers is emerging. They are determined to script their own success stories. Young archers like Manisha from Doua Baga and Madhav Birua from Manjari village showcase their remarkable talents and skills at the National Games in Uttarakhand, winning a silver medal in the mixed team archery event. Exclusive report by Narayan Singh of TT India. From the remote villages of Jharkhand, young archers are making their mark. From villages once known for conflict, young archers are emerging with unparalleled determination, proving that talent, when nurtured, knows no boundaries. Manisha from Doua Baga and Madhav Birua from Manjari village have overcome immense challenges to make their mark in archery. Their journey, shaped by hardship and resilience, reached a defining moment at the National Games in Uttarakhand, where they clinched a silver medal in the mixed team event. लोग आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है और फिर भैया के साथ आना जाना करते हैं तो घर पे भी बहुत हालत थोड़ा खराब था तो वही पापा तो उधर किसान है तो वो खेत तरफ ही रहते, मम्मी चलाती है होटल तो वो होटल पे ही रहते, शाम में आके उनको हेल्प करती हूँ मैं। और जब प्रैक्टिस करने जाती हूँ तो कभी कभी भैया स्कूल चले जाते हैं तो हमको अकेले जाना पड़ता है और ग्राउंड पे जब जैसे प्रैक्टिस करने जाते हैं ना तो बहुत कम ही प्रैक्टिस हो पाता है हम लोग का। पहले मेरा दीदी करती थी तो मेरा पापा बोले कि आर्चरी कर लो और दादू करते थे पहले तो अभी बीएसएफ में है तो वो लोग बोले कि आर्चरी करो अच्छा है। हाँ, मेरा ये पहला नेशनल गेम्स है और इसमें हम सिल्वर मेडल जीते और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। For these athletes, archery is not just a sport, but a path to a better future. Introduced to the game through a local initiative and training camps supported by the government, they hone their skills against all odds. They transform their struggles into strength, drawing inspiration from the success of Olympians like Deepika Kumari, who also hails from Jharkhand. देखिए ये बच्चे देख रहे हैं आप जो नेशनल गेम्स खेलने आए हैं झारखंड की तरफ से, इनका उम्र सब जूनियर कैटेगरी के बच्चे हैं और सब जूनियर होने के बावजूद ये सीनियर लेवल के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, झारखंड के लिए खेल रहे हैं और इन्होंने खेल ही नहीं रहे झारखंड के लिए। सत्ताईस साल बाद दिल्ली में बीजेपी का सत्ता का सूखा खत्म हो रहा है, यानी कहें तो चुनावी नहर में जो पानी आया है बीजेपी के खेत हरे भरे दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए इस तरह के जब जनादेश आते हैं तो वो कुशासन किलर होते हैं और सुशासन विनर होते हैं। सुशासन को के खात्मे के लिए होते हैं और सुशासन की स्थापना के लिए होते हैं। मुझे जो दिखता है वो जो जंतर मंतर से झाड़ू की झांसा यात्रा शुरू हुई थी वो छूमंतर होती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आज की तारीख में जो लगातार कुशासन के ज़रिए, कन्फ्यूज़न के ज़रिए, करप्शन के ज़रिए अगर आपको ये लगता है कि आप जनता का दिल जीत पाएंगे तो ये गलतफहमी है। उससे भी महत्वपूर्ण है एक चीज़ आपने देखा होगा कि जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जो रिवाज था वो भी नरेंद्र मोदी जी ने समावेशी सशक्तिकरण के मिजाज से ध्वस्त किया है और समाज का हर तबका इस बात को अच्छी तरह महसूस कर रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने जब विकास में किसी तरह की कमी नहीं की तो उनके साथ वोट में कंजूसी क्यों की जाए। क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बढ़ती दूरियां उसने बीजेपी के उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाया? देखो एक चीज़ में देखो, ये जुगाड़ का जमघट जनादेश के पनघट से पहले ही चारों खाने चित हो चुका है। अभी पहले यूपीए था, उसके बाद फिर ये एनडीए अलायंस बन गया और इंडिया अलायंस जो है वो उसका पता नहीं कि कहाँ चला गया है। तो इसीलिए हमने कहा कि जुगाड़ का जमघट जो है वो जनादेश के पनघट से पहले ही चारों खाने चित है और उनके जो गठबंधन की गठरी में जितने छेद थे उससे ज़्यादा उनके अंदर महत्वाकांक्षी मतभेद थे। तो इसलिए छेद को रफू करने और मतभेद को रफू चक्कर करने में चुनाव भी निपटते जा रहा है और ये भी निपटते जा रहे हैं। तो इनके जो बीजेपी ने मुद्दे उठाए थे, शीश महल, यमुना की सफाई और सफाई, साफ पानी, आम जनता तो साफ पानी के मुद्दे पर बहुत देखिए भारतीय जनता पार्टी का सुशासन हमेशा मुद्दा रहा है और आपको ध्यान होगा कि 2014 के बाद अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं लगभग 65-70% चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद दिया है। दिल्ली में ज़रूर बहुत वर्षों तक जो है वो जिसे आप लोग कहते हैं सूखा रहा, लेकिन अब जो है वो अब ऊसर नहीं है, अब बंजर नहीं है, अब जो है उपजाऊ ज़मीन होगी दिल्ली। एक बड़ी चुनौती और आ सकती है
से भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन उनको जंजीरों में बांधकर डिपोर्ट किया जा रहा है। जो लोग अमेरिका से आए हैं उनका ये कहना है, और इसी को लेकर आज कांग्रेस की तरफ से जो है वो विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। हाथों में हथकड़ियां बांधकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि जो लोग अमेरिका से आए हैं उनका ये कहना है कि हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीर बांधकर उन्हें प्लेन में बिठाया गया और वैसे ही उन्हें भारत पहुंचाया गया। तो जाहिर तौर पर ये कहीं न कहीं इसको लेकर पूरे देश में एक जो है रोष लोगों में दिखाई दे रहा है। हमारे साथ है सूर्यकांत शुक्ला, जो कांग्रेस के नेता है। सर, क्या कहेंगे, आज आप हथकड़ियां पहन के और जंजीरें पहन के विरोध कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? लोगों को हम दिखाना चाहते हैं कि ये सरकार जो छिपा रही है, हथकड़ियों में कैसे लोग वहां से आ रहे हैं। जैसे कोई आतंकवादी है, आतंकवादी भी बाहर का होता है तो उसको अच्छी तरह भिजवाते हैं। ये इनको ऐसा भेजे हैं, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, और उसके बाद बाथरूम नहीं, और उनके प्लेन में भेज रहे हैं जैसे सामान को भेजते हैं। ये अपमान सहन नहीं कर सकता है। हम भारत देश को बताना चाहते हैं, सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आप अमेरिका से कोई समाधान मत कीजिए। आप अमेरिका के खिलाफ में आवाज उठाइए। मोदी जी, आप बोलिए हम अमेरिका आएंगे नहीं जब तक आप ये अपमान बंद नहीं करेंगे। दूसरा जो टप्पा आएगा, बाइज्जत नहीं आएगा, तो हर देश का आदमी जो है सिर्फ अमेरिका से नहीं लड़ेगा, नरेंद्र मोदी जी आपसे भी लड़ेगा। आपको अभी देश आपके साथ में है, अगर आप अमेरिका से लड़ते हैं तो, नहीं तो देश आपके साथ में नहीं है, कोई आपके साथ में नहीं रहेगा। तो आपसे विनती है इन लोगों की तरफ से कि आप हिंदुस्तान का मान सम्मान रखिए, और जो वहाँ से लोग आ रहे हैं, डिपोर्ट हो रहे हैं, उनको बाइज्जत आने दीजिए। केंद्र की तरफ से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? क्या आपको लगता है इसमें केंद्र कुछ मध्यस्थी कर सकता है? उसको क्या करना चाहिए आगे? अभी केंद्र वो बोलता है हम वहाँ जाएंगे, हम जाके बात करेंगे। नहीं, आपको यहीं से आदेश देना चाहिए, हम अमेरिका में नहीं आएंगे जब तक हमारे लोगों का मान सम्मान से आप दूसरा। बड़ी खबर बताते हुए मनीष सिसोदिया अपनी सीट को हार चुके हैं। मतलब हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेत भी बनी हुई है और प्रेम शुक्ला जी भी बने हुए हैं। एक एक रिएक्शन दोनों से ले लेते हैं। सुप्रिया जी, जल्दी से आपसे एक कमेंट। केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, आतिशी पीछे चल रही हैं। एक बात तो आपको समझना पड़ेगा, कुछ महीनों का सिर्फ गैप है लोकसभा चुनाव में और दिल्ली के इलेक्शन में। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक चुनाव साथ लड़ेंगे, एक चुनाव हम एक दूसरे को गाली देंगे। वो क्या बहुत बड़ा सेटबैक रहा आपके लिए? उनके लिए तो रहा ही रहा, आपके लिए भी हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं दो चीजें जरूर बोलना चाहती हूँ। अन्ना हजारे को सुन के मुझे दुख होता है, क्योंकि 12-13 साल बाद वो फिर जागे हैं। लेकिन ये सच है कि अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल और उन तमाम लोगों ने जो मिलकर एक अच्छी खासी सरकार पर कलंक लगाया था, आक्षेप लगाया था, आज उसकी पूर्ति दिल्ली ने कर दी है। आप करप्शन के चार्ज पर और फर्जी दावों के बल पर आए थे और आपको आज दिल्ली ने खदेड़ के निकाल दिया है। मेरा अपना मानना है कि सियासी जमीन देखकर चुनाव लड़े जाते हैं, और सियासी जमीन देखकर हमारा यह मानना था कि हम ये चुनाव अकेले लड़े। मैंने एक बहुत बड़ा फिगर आपके सामने दिया और एक बहुत बड़ा यहां पे खुलासा किया। हमने 5 सीटें ऑफर करी थी अरविंद केजरीवाल जी को हरियाणा में। राघव चड्ढा जी की, दीपेंद्र हुड्डा जी से बात हुई थी। 0.4% वोट को क्यों खा गए, उन्होंने क्यों जिताया बीजेपी? लेकिन सुप्रिया जी, ऐसा बहुत बार बीजेपी भी करती है। अजीत पवार जी, एक सेकेंड, छोटी सी बात कर लूं। अजीत पवार जी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे महाराष्ट्र में, हरियाणा में उनके खिलाफ लड़ रहे थे कई सीटों पर। ये पार्टीज की महत्वाकांक्षा होती है, उनको अपनी फुटप्रिंट पहनाने की होती है। तो हमें नहीं लगता कि कुछ गलत है इसमें। मनीष सिसोदिया नजर आ रहे हैं यहाँ पर चुनाव हारने के बाद में, वहां से वो जा रहे हैं, प्रतिक्रिया देते हैं कि नहीं देखते हैं, क्योंकि वहां पर कोशिश की जा रही है कि उनसे बात करने की। मुझे लगता नहीं है कि वो बात करेंगे यहाँ पर, लेकिन चुनाव हारने के बाद मनीष सिसोदिया जाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। छोड़कर आए, वो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे थे, पटनागंज में पिछली बार बड़ी मुश्किल से उनकी 2,500 के मार्जिन से जीते थे, और इस बार जंगपुरा है, वहां पर भी देखिए कि क्या हालत हो। मौसमी सिंह के साथ में जिन्होंने उनको हराया है, उन मारवा के बेटे उनके साथ में। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत से मुझे एक छोटा सवाल जानना है।
सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जीत मिली है, उन्हें बधाई, और आशा करता हूं कि जो जनादेश दिल्ली की जनता ने उन्हें दिया है उसकी वो प्रतिपूर्ति करेंगे और वे सब आम आदमी पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन से आए, जिनके बहुत ही निश्चल, निष्पाप और बड़े भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना। दिल्ली को उससे मुक्ति मिली और मैं ये जानता हूं कि अब जो आम आदमी पार्टी में लोग बच गए थे सत्ता के लोभ में, लालच में, पदों के लिए, उस पैसे के चक्कर में, वे सब भी अब वापस जाएंगे, लौटेंगे, कुछ अपने व्यवसायों में लौटेंगे, कुछ पार्टियों में चले जाएंगे और पतन यहाँ से प्रारंभ हुआ है उन लोगों का। मेरे लिए कोई प्रसन्नता का और दुख का विषय नहीं है, मैं बीच में खड़ा हूँ। प्रसन्नता इस बात की है कि करोड़ों लोगों ने आशा लगाई थी, करोड़ों लोगों ने, लोग अपनी नौकरियां छोड़ के आए थे, व्यवसाय छोड़ के आए थे, दुश्मनियां ली थी लोगों ने, उन सब की हत्या एक आत्ममुग्ध आदमी ने, एक चरित्रहीन आदमी ने अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए की। उसको दंड मिला, ईश्वरीय विधान से दंड मिला। प्रसन्नता इस बात की भी है कि न्याय हुआ। आज जब कहना नहीं चाहिए लेकिन आज टीवी पर जब जंगपुरा का निर्णय आया और सामने दिखाई दिया कि मनीष हार गया, तो सदा तटस्थ रहने वाली और राजनीति से विरत रहने वाली मेरी पत्नी जो है, उसकी आंख में आंसू आ गए, वो रोने लगी, क्योंकि उसी से उसने कहा था कि अभी तो है ताकत, और उसने कहा था भैया ताकत सदा तो नहीं रहती। तो ये अहंकार आशा करता हूँ अगले लोग नहीं करेंगे, जो बाकी दल है वो नहीं करेंगे, इससे सबक लेंगे। और दिल्ली के नागरिकों को मैं अच्छे शासन के लिए बधाई देता हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व में सरकार बनाकर दिल्ली के जो दुख थे पिछले 10 वर्ष के उन्हें दूर करे। और आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि आपने जिस किसी भी लोभ लालच में सब कुछ जानते हुए एक ऐसे व्यक्ति के समर्थन में काम किया जिसने अपने मित्रों की पीठ में झुरा घोंपा, गुरु को धोखा दिया, अपने साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने वाली महिलाओं को अपने घर मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि जब मेरी लीडरशिप, विभव कुमार जिसने मुझे पीटा, उनके घर में पीटा, उसको Z+ सिक्योरिटी देंगे, उसको पंजाब में एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर बनाएंगे और उसके बाद उसको DGP और चीफ सेक्रेटरी रिपोर्ट करेंगे, उसके लिए 7-7 गाड़ियों का काफिला चलेगा। और मेरे को जिस तरीके से ट्रीट करा गया, मुझे ऐसा लगता है कि लोग देख रहे हैं, लोगों का आप बार बार पागल नहीं बना सकते। I'm answering your question, प्रीति जी, have some patience. क्वेश्चन आप पूछ रही हैं कि मैंने क्यों नहीं छोड़ा, मैं क्यों छोड़ू? मैंने अगर कुछ गलत करा होता मैं सबसे पहले छोड़ती। आप ये कह रही हैं कि आप एक्सपोज कर रही हैं, मैं क्यों नहीं एक्सपोज करूंगी? मैं संविधान की शपथ लेके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी हूं। मेरा ये काम है कि मैं लोगों को एक सेकेंड, लेट मी कंप्लीट मैम, लेट मी कंप्लीट। If I am not contributing to my party, why doesn't my party throw me out? They can also throw me out. They are not throwing me out because I'm contributing to the cause of the Aam Aadmi Party. Aam Aadmi Party is my party and it was built with a vision to change the system. लगता है आपको आपकी आम आदमी पार्टी की हार की वजह क्या हो? आम आदमी, उनका घमंड, उनका ईर्ष्या, उनका घमंड, और मोदी जी के खिलाफ उन्होंने जो बातें कही है, मोदी जी के खिलाफ उन्होंने जो ये खेल दर्शाया है, निकल चुकी है। और मोदी जी के खिलाफ जितना भी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था वो सब निकल चुका है और लोगों ने उनको बता दिया उनकी जगह, लोगों ने उनकी सही जगह उनको बता दी है। राहुल गांधी ने कल आरोप लगाया था कि अचानक से वोटर बढ़ गए हैं, वोटर रजिस्ट्रेशन बढ़ गया है और ये सारे वोट बीजेपी को होते हैं। विधानसभा लोकसभा में भी यही देखने को मिला था। सर, जब भी चुनाव आता है वोटर बढ़ते हैं तो वोट अच्छे ही होते हैं। वोट बढ़ना ये अपने भारत देश की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। जो वोट बढ़े है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए है, तो मैं तो सोचता हूँ अच्छा ही है। विकास की राजनीति को लोगों ने अपनाया है और सभी युवाओं ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली की नई बनने वाली सरकार को दिया है।
खुशी हो रही है, यहाँ पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। सर क्या कहेंगे? दिल्ली में सरकार बनने जा रही है, क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे? दिल्ली में सरकार बनने जा रही है, क्या कहेंगे? ये तो होना ही था। यशस्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की ये जीत है। 27 साल में जो हमारा हुआ चुका था, तो यशस्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने ये जीत लाई है। मिल्कीपुर में भी हम जीते। अभी भ्रष्टाचार नष्ट होगा और दिल्ली का भी सुधार होगा मोदी जी के नेतृत्व में। जो हमने वादे किए वो पूरे करें। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं हमारे साथ और भी है। सर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं कालका जी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझ पे भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए जमीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुंचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी। ये जरूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के पर मौजूद हैं इस समय, जो कि क्षेत्र में वो यहाँ पर मौजूद है। आज तक पर हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे अवधेश जी से, कि शायद बात हो जाए उनसे, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव के नतीजे आए हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। अवधेश जी, जिस तरीके के नतीजे आए हैं, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डकैती है, और डकैती किसी के घर पर नहीं, बल्कि लोकतंत्र पर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो देश के करोड़ों करोड़ों दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, वंचितों को जो वोट देने का अधिकार दिया है, उस वोट संविधान के तहत तो उस पर डाका पड़ा है। और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डाका है। देश हमेशा इस बात को याद रखेगा और आने वाले दिनों में सतर्क होकर देश भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि श्री राम के जगह हमने दोबारा वापस पाई है, जिस तरीके से वो खो गई थी। छोड़िए, लगातार अवधेश जी, राम को धोखा देने वाले लोग हैं, राम के नाम पे व्यापार करने वाले लोग हैं। इसको प्रभु श्री राम ने और हनुमान जी और सरयू माँ की कृपा से चुनाव हम जीते हैं, देवतुल जनता के मतदाताओं से। अब खोई हुई चीज, जो चीज खो गई है, हाथ से निकला हुआ ढेला वापस नहीं होता। जो खो गई है, जो चीज खो गई है, तो भले ही मुंह छिपाने के लिए कहें कि हमें खोई चीज मिल गई, खोई चीज नहीं। जो संदेश गया है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा को वो लूटा है, ये राम की मर्यादा पे डाका है। ये हिंदुस्तान की लोकतंत्र पे डाका है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर डाका है और देश का सबसे बड़ा डाका है। सर, पीडीए का क्या कहेंगे? कुछ कार्य नहीं हो पाया पीडीए का, क्योंकि जनता जिस तरीके से आगे बढ़ी है, तो पीडीए का आप लोग आगे लेकर चल रहे थे, उसमें कुछ कार्य सफलता नहीं मिल पाई। आप समझ नहीं पा रहे हो यार, पढ़े लिखे नहीं हो क्या? कितना पढ़े हो? हमने कहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो मताधिकार दिया है, उस मताधिकार पे डाका पड़ा है। ओके, ठीक है। हमारे साथ भारतीय राष्ट्र समिति से एमएलसी के कविता मैडम जुड़ी हैं।
मैडम, आपने फिर से एक बार 8 और 8 का इक्वेशन बाहर किया। 8 कांग्रेस के एमपी, 8 बीजेपी के एमपी, और बजट में कुछ मिलता नहीं है। अब ये वजह आप यहाँ पर कोट कर रही हैं कि पालामुरु रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को नेशनल स्टेटस नहीं दिया गया है। आप भी सरकार में थी, आपने भी चिट्ठी लिखी है, आपने भी डिमांड किया है। इस वक्त में आप क्या कहेंगे? देखिए, तेलंगाना राज्य बनने में सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि हमारा पानी हमें मिलता नहीं है। हमारे पास 2 बड़े बड़े नदियाँ हैं, एक कृष्णा नदी है, एक गोदावरी नदी है, लेकिन दोनों से हमारा हिस्से का पानी हमें मिलता नहीं है। तो जब हमारा स्टेट बना, हमने 2 बड़े प्रोजेक्ट बनाए। एक तो कालेश्वरम प्रोजेक्ट जो गोदावरी के रिवर पे, एक कृष्णा रिवर पे पालमुरु रंगारेड्डी। ये पूरा हमारे दक्षिण तेलंगाना को पानी देने वाला एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। तो इसके लिए नेशनल स्टेटस के लिए हम लगातार पिछले 10 साल से केंद्र सरकार से विनती करते आ रहे हैं, लेकिन वो कभी भी उन्होंने हमारा डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया। तो आज जब केसीआर साहब का सरकार नहीं है, पिछले 1 साल से हमने देखा है जो कांग्रेस सरकार हमारे राज्य में बनी है, ये ना तो पालमुरु के बारे में बात करते हैं, ना इरिगेशन के जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में बात करते हैं, ना ये 1 रुपया यहाँ पे ये स्टेट में काम कर रहे हैं। और यहाँ सेंटर के लिए बीजेपी से 8 एमपीज हमारे लोगों ने भेजा है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने साफ सीधा इनकार कर दिया कि आप हमें नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस नहीं दे सकते। और इसका कारण ये क्या बताता है कि कृष्णा रिवर का जो पानी है उसका अभी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नहीं है, उसका गणित नहीं किया उन्होंने। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, कृष्णा रिवर का जो डिस्ट्रीब्यूटरी है उसका कर्नाटका में भद्रा रिवर है, और उसके ऊपर जो प्रोजेक्ट बन रही है, डैम बन रही है, उसके लिए तो आपने नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस दे दिया। तो कर्नाटका के डैम पे सेम रिवर डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम में वहाँ मिलता कैसे है और तेलंगाना का जनता को मिलता क्यों नहीं है? यहाँ से आप, हमारे जनता ने आपके लिए 8 एमपी चुन के भेजे हैं, यहाँ से जिता के भेजे हैं। आपने बजट में 8 रुपये नहीं दिया, हमारे कोई नेशनल प्रोजेक्ट नहीं दिया, हमारे लिए स्टील फैक्ट्री देना था वो नहीं दिया, कोच फैक्ट्री देना था वो नहीं दिया। आखिर इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहा है केंद्र सरकार तेलंगाना से? ये मेरा सिंपल सवाल है, और मैं आज मांग करती हूँ केंद्र सरकार से कि तेलंगाना एक नया राज्य है देश का, इसके ऊपर आप स्पेशल फोकस रखिए। स्पेशली फार्मर्स ऑफ तेलंगाना के लिए, पालमुरु इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए आप नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस दे दीजिए। धन्यवाद मैडम, थैंक यू। बातचीत करने के लिए। तो ये थी बीआरएस एमएलसी के कविता मैडम। माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद बहुत बहुत। अध्यक्ष जी, गरीबों को बजट से बहुत आशा थी, लेकिन जब आया बजट तो सिर्फ निराशा थी। मैं अध्यक्ष जी शुरुआत करूंगा माननीय काशीराम साहब के उस नारे से, जिसकी जितनी संख्या भारी चंद्रशेखर जी। अध्यक्ष जी धन्यवाद। अध्यक्ष जी, गरीबों को बजट से बहुत आशा थी, लेकिन जब आया बजट सिर्फ निराशा थी। मैं अध्यक्ष जी शुरुआत करूंगा माननीय काशीराम साहब के उस नारे से, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सर, टोटल बजट से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को 2024-25 में 3.43% मिला था सर, जबकि आबादी सर 22-25% करीब है। इस बार सर शेड्यूल कास्ट को 3.33 यानी कि 3.33% पिछली बार से कम कर दिया। ऐसा लगता है सरकार ने हालत सुधार दी SC ST की, जबकि धरातल पे क्या हो किसी छिपा हुआ नहीं है सर। 1645424.28 में से मात्र सर ई उत्थान की वेबसाइट पर रिलीज किया है सर 93963.41 यानी कि लगभग 60%। तो पैसा तो है सर, मगर वो रिलीज भी नहीं कर रहे हो। तो ये सर साइट पे है, ये भी आपके सामने रख रहा हूं। 2024-25 में शेड्यूल ट्राइब के लिए सर 3.47 इस बार का बजट है 25-26 का, और ये लगभग ना के बराबर बढ़ा है सर। टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट में सर पिछली बार 210 करोड़ था, इस बार घटा के 145 करोड़ कर दिया गया सर। PM श्री स्कूल सर, स्कूलों के हालात बहुत खराब है। मैंने पिछली बार कहा कोई बड़ी घटना घट सकती है। 24-25 में 1220 था, मात्र 1% की बढ़ोतरी की 1310 करोड़। PM पोषण में
आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए 5 साइबर क्रिमिनल्स। डिजिटल अरेस्ट सिंडिकेट की पुलिस को आशंका चीनी कंपनी के लिए करते हैं काम। इमरान कुरैशी, असद कुरैशी, देव सागर और जावेद आरोपी हैं। आरोपियों के नाम में अभिषेक यादव का भी नाम शामिल है, जिसे झांसी से गिरफ्तार किया गया है। 81 वर्षीय गोपाल हुए थे डिजिटल अरेस्ट। पुलिस ने केस को सुलझा लिया है। साइबर अपराधियों से बरामद की दिल्ली पुलिस ने कई चीजें। 11 मोबाइल फोन और 6 ATM कार्ड भी दिल्ली पुलिस ने किए बरामद। खरीदा जा रहा है, 15-15 करोड़ रुपए देके 6-7 विधायकों से संपर्क भी किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी के विधायक बिकाऊ हैं, तभी मार्केट में बिकते हैं। ऐसी कांग्रेस एलिगेशन क्यों नहीं लगाती? ऐसे तो मैं भी कह सकता हूँ कि मेरे को पैसे का ऑफर आ रहा है। देखिए, बिकाऊ माल ही बिकता है। आम आदमी पार्टी बिकाऊ पार्टी है। कभी एक्साइज के द्वारा बिक जाती है, कभी DTC स्कैम में बिक जाती है, कभी मोहल्ला क्लिनिक स्कैम में बिक जाती है। तो बिकाऊ सामान तो बिकेगा। अब ये देखना है कितने बचते हैं, कितने बिकते हैं। पिछली बार केजरीवाल जी के 63 विधायक थे तो उनकी सरकार बच गई थी। इस बार अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली से गुड बाय टाटा होने वाला है। सर, दूसरा बीजेपी कंप्लेंट कर रही है ECB को रिगार्डिंग हॉर्स ट्रेडिंग टू एलिगेशन बाय आप, क्या करेंगे? देखिए, बीजेपी का तो काम ही हॉर्स ट्रेडिंग करना है। ये ऑपरेशन कमला पार्टी है, इनका काम चुनी सरकारें गिराना है। जब बीजेपी चुनाव नहीं जीती तो दल बल ED CBI और पैसे के माध्यम से सरकारें गिराती है। ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। ये चीज़ें सब जगह कर्नाटका में भी होती हैं, गुजरात में भी होती हैं, राजस्थान में भी होती है, मध्य प्रदेश में भी होती है। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार के सरकार बनाती है। अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बीजेपी जाके बोलेगी कि ऑपरेशन कमला हो रहा है। ये तो उनको कह रही है हम करेंगे, कि बीजेपी का मकसद यही होता है चुनी हुई सरकार को कैसे गिराए। तो दूसरा एग्जिट पोल के जो नतीजे देखने को मिल रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एग्जिट पोल का तो एग्जिट तभी हो गया था लोकसभा के चुनाव के। एग्जिट पोल कहते थे कि बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। अब की बार 400 पार के वो दायरे लगाते थे। हरियाणा में कहते थे कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। बाकी प्रदेशों में, महाराष्ट्र में कहते थे कि फिर से। देखिए, एग्जिट पोल कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत बड़ी कम्युनिटी को डाइवर्ट करता है, उनके माइंड को डाइवर्ट करता है। इसकी जांच होनी चाहिए कि एग्जिट पोल के पीछे कुछ और रीजन तो नहीं कि बड़े बड़े लोग पैसा लगाए मार्केट में, उसका फायदा कहीं एग्जिट पोल वाली कंपनीज को हो। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की मुझे नहीं लगता है कि कालका जी के लोगों ने कहीं पे भी रमेश बिधूरी जी को पसंद किया। उनकी भाषा को लेकर शुरू से ही लोगों में गुस्सा और रोष था। हाँ, ठीक है, धन और बल के दम पर उन्होंने बहुत से, मेरे बोलिंग बूथ में कहूँ, उनको प्रभावित करने की कोशिश की। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आतिशी से आपका मुकाबला है जा रहा है बीजेपी की तरफ से। देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, केजरीवाल को हमेशा आदत है सबूतों के बिना झूठ बोलकर भागने की आदत है। इस बार वो भाग नहीं भगाए जा रहे हैं। केजरीवाल हार रहे हैं नहीं दिल्ली से, मुझे पूरा ऐसा यकीन। कांग्रेस की क्या भूमिका होगी? कांग्रेस की क्या भूमिका होगी? आतिशी के खिलाफ भी भारी एंटी इनकम्बेंसी मैंने देखा है। मुख्यमंत्री रहते हुए कोई काम नहीं। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में केजरीवाल जी के नाम पर वोट मांग रही थी। दिल्ली के बेटे केजरीवाल जी के नाम पर उन्हें वोट दें, और लोग केजरीवाल को वोट नहीं दे रहे। चांदनी चौक से जीत चुकी है, यहाँ क्या फर्क लग रहा है और क्यों? ऐसा फर्क है। पिछला चुनाव देखिए, एक डर और खौफ का था। CNRC था, शाहीन बाग और ये सब चल रहा था, दंगे तक हुए। आपने देखा माहौल क्या था। उस माहौल में हम 20 का चुनाव लड़े, जिसका भारी खामियाजा जब मुद्दों से भटकेंगे तो कांग्रेस को नुकसान होता है। और इस बार हमारी कोशिश थी कि मुद्दों से ना भटकने दिया जाए। जो CNRC का डर खौफ था वो इस बार नहीं था। अस्तित्व की लड़ाई भी दिल्ली में कांग्रेस अपनी लड़ रही है। आपको लगता है कि इस बार कुछ आप
यहाँ पर असर दिखा पाएंगी? देखिए, अस्तित्व की बात करेंगे तो देश में बीजेपी के 400 पार के नारे को, रथ को, तानाशाह को रोकने वाला सिर्फ कोई था तो राहुल गांधी जी थे। बहुमत नहीं मिला और हम लोग 100 सीट लेकर लोकसभा में हैं। दिल्ली में कहे बीजेपी डबल इंजन की सरकार होकर डबल डिजिट दिल्ली में नहीं ला पाई। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, उन्होंने आपके लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, सिसोदिया के खिलाफ, जो टॉप 3 है आम आदमी पार्टी के, तीनों खिलाफ प्रचार किया राहुल और प्रियंका ने। तो लड़ाई कितनी गंभीर रही? बहुत गंभीर रही और मुझे खुशी है मेरे नेता राहुल गांधी जी जब चुनाव प्रचार खत्म होने वाला था, अंतिम दर्शन में मेरी विधानसभा में मेरे साथ मुझे ताकत देते हुए कार्यकर्ताओं को दिखे, उससे हमारा मनोबल बढ़ा और मुझे लग रहा है उससे हमारा चुनाव भी काफी हद तक उठा। अलका जी, आप अलग हो गई आम आदमी पार्टी से, आप तो बीजेपी का साथ दे रही हैं, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि आप नुकसान पहुंचा रही हैं अपने ही साथी को। मेरी दिल्ली को बर्बाद किया इन दोनों ने। मैं दोनों के साथ हो ही नहीं सकती किसी भी कीमत में। भाजपा से तो कभी मेरी विचारिक भी मैं हमेशा मतभेद रहे जिंदगी में, कभी भी मैं भाजपा के साथ नहीं। पूर्ण महाकुंभ में 3 अमृत स्नानों के पूर्ण होने के बाद, यानी कि मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी में अमृत स्नान लेने के बाद अब सन्यासी अखाड़े बढ़ रहे हैं काशी की ओर और उसे लेकर अब यहाँ महाकुंभ से निकलने की तैयारी शुरू हो गई है। आज 7 तारीख है, आज वो दिन है जब पूजा पाठ के बाद, ध्वज निकलने के बाद ये सभी अखाड़े काशी की ओर बढ़ेंगे। और अब अगर आप तस्वीरें देखेंगे यहाँ पर, तो जितने साधु संत, जितने नागा सन्यासी यहाँ पर मौजूद रहते थे, अब उन्होंने अपने सामान को पैक करना शुरू कर दिया है। जो हवन कुंड है उसमें अभी भी वो भस है, लेकिन ये सामान जो है अब यहाँ से निकलना शुरू हो गया है। ये पूरी तस्वीरें आप देखिए, यही वो जगह थी जहाँ पर तमाम साधु सन्यासी जो थे वो रचे थे, बसे थे और जो लोग आ रहे थे उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। अब आप यहाँ भी तस्वीर आपको मैं दिखाऊं अगर, तो तमाम आगे की भी तस्वीरें दिखाइए कि किस तरीके से जो बोरे हैं वो बंधे हुए हैं, क्योंकि अब वो जाने का समय करीब आ गया है। तमाम जो उनके साथ आए लोग हैं वो यहीं विश्राम कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब जो है वो यहाँ से काशी की ओर रवाना होंगे। तो ये पूरे देखिए तमाम कैंप्स बने हैं अंदर, यहीं पर उनका निवास स्थान था। आपको दिखाता चलूँ मैं, यहाँ पर उनका निवास स्थान था और यहीं पर वो धूनी रवाते थे, यहीं हवन यज्ञ सारी ही चीज़ें होती थी। और अब यहाँ पर तमाम जो बड़े बड़े बैग्स हैं, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर उनका नाम भी लिखा है। जिन भी महंत का, ये देखिए जिनका ये है बॉक्स, उसमें उनका नाम लिखा है। तो ये तमाम जो जितने बैग्स हैं वो यहाँ पड़े हुए हैं। कहते हैं कि अब यहाँ से काशी में होती है मसाने की होली, जो विश्व विख्यात है। और वो तस्वीरें आप देखिए, तमाम लोग आपको यहाँ पर नजर आएंगे जो यहाँ पर बैठे हैं। भोग भी होता है, बड़ा भंडारा भी अखाड़ों द्वारा किया जाता है, चाहे अखाड़ा निरंजनी हो, चाहे अखाड़ा जूना हो। और तमाम संत महंत मनजिंदर सिंह सिरसा इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, आज नतीजे का दिन है, आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं और बीजेपी की स्थिति कितनी मजबूत देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत है। आप पहले समझिए कि यहाँ बीजेपी की नहीं बात है कि आम आदमी पार्टी से लोग छुटकारा चाहते हैं। पहले आम आदमी पार्टी एक आपदा पार्टी बन चुकी है। आम आदमी पार्टी ने पिछले 12 साल में दिल्ली के लोगों की ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ें दी हैं। गंदा पानी, गंदी हवा, गंदी यमुना, टूटी सड़कें, शराब परोसने का काम किया है। दूसरी तरफ जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं दिल्ली के केंद्र सरकार के साथ साथ, प्रधानमंत्री के साथ साथ दिल्ली सरकार चलाने में भी अपना समय दूंगा, दिल्ली के लोगों को एक विश्वास हो गया कि अब दिल्ली बदलने जा रही है। इसलिए दिल्ली के लोग इस बदलाव की आंधी में वोटें डाल रहे हैं। और मेरा मानना है कि आप आज मेरी बात थोड़ी देर बाद नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। 40+ सीटें तो बहुत बड़े मार्जिन से हम जीतेंगे और लगभग 50 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी 2/3 मैंडेट के साथ अपनी सरकार बनाएगी। उधर आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो उनके कई नेताओं की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 11:30 बजे तक, जब तक रिजल्ट आएगा, हमारी स्थिति काफ़ी मजबूत होगी और हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं यहाँ पर दिल्ली में। इस तरीके के दावे उनकी तरफ से। मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है।
जो भी जिसके भी नतीजे हैं कि अच्छे, पर मैं तो अरविंद केजरीवाल जी से और आम आदमी पार्टी से हाथ जोड़ के एक आग्रह करता हूँ, 11:30 बजे के बाद रोना मत। ये मत कहना ईवीएम हैक हो गई है, ये मत कहना कि हमारे 16 एमएलए को 15 को इसलिए खरीद रहे थे जो वो नहीं बिके तो फिर ईवीएम को हैक कर लिया। ये ईवीएम को मत बेचारी को परेशान करना, ईवीएम को मत तंग करना, ईवीएम को मत गालियां निकालना, रोना धोना मत करना। 11:30 अगर नतीजे आएंगे तो तुम्हारे सामने आ जाएंगे, आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। पर मैं फिर से कहूँ, रोना मत अरविंद केजरीवाल जी, रोना मत। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये ड्रामेबाजी मत करना कि दिल्ली के अंदर ईवीएम हैक हो गई है। 15 करोड़ रुपए वाला जो मुद्दा था कल खरीद फरोख्त की का बड़ा मुद्दा आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाया गया। हालांकि उसमें जब एसीबी की एंट्री हो गई तो उसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा सवाल खड़े किए। मैं अभी न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद हूँ और एक तरफ दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल्स आपको तैनात दिखेंगे यहाँ पे नौकरी करते हुए, अपना काम करते हुए, तो दूसरी तरफ पंकज शर्मा जो दिल्ली पुलिस में तैनात थे वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे यहाँ न्यू दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं, कारण क्या है, आइए उनसे बात करते हैं। क्या ऐसे कारण हो गए सर कि वर्दी पहन के आप चुनाव लड़ने उतर रहे हैं? दिल्ली में, नमस्कार जी, मैं जनता का नौकर पंकज शर्मा दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ नई दिल्ली से। मैं दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हूँ, मेरी तैनाती 6 बटालियन में है। दिल्ली में एक बढ़ता अपराध एक मुख्य चुनावी मुद्दे के साथ साथ दिल्ली की 3 करोड़ की मुख्य समस्या है। सर केजरीवाल ने जब प्रचार किया था, अपराधों एक मुद्दा बनाया था, लेकिन अपराध की रोकथाम के लिए एक बेहतर विकल्प एक पुलिस वाला दे सकता है। पुलिस कर्मी होने से पहले मैं एक दिल्ली का नागरिक हूँ, मैं 40 वर्षों से दिल्ली में रह रहा हूँ। दिल्ली वासियों की दुख दर्द, उनको क्या समस्या झेलते हैं वो सब जानता हूँ। साथ ही साथ मैं दिल्ली, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह जूता है। जूता क्यों है? जूता एक ऐसा हथियार है जिसे देखकर भ्रष्टाचारी बहुत दूर भागता है। सर एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि कानून खराब है, लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राइम रेट बढ़ गए हैं, तो पुलिस क्राइम रेट नहीं रोक पा रही है, तो आप वही वर्दी पहन के नेता बन के कैसे रोक लेंगे? सर मैं कोई नेता बनने नहीं आया, मैं दिल्ली का नौकर हूँ, दिल्ली की जनता का सेवक हूँ। पुलिस मतलब किस तरीके से काम कर रही है, पुलिस की कार्यशैली क्या है, क्या कार्यशैली होनी चाहिए जनता के लिए, वो मैं भली भांति परिचित हूँ उससे। मैं एक बेहतरीन पुलिस सिस्टम, आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतरीन पुलिस सिस्टम देने का प्रयास करूंगा। तो अभी पुलिस सिस्टम अच्छा नहीं है दिल्ली? देखिए, आजादी के 75 साल हो गए। 75 सालों में एक पुलिस वाले को जनता के बीच में आने के लिए 75 साल लग गए, तो फोर्स ऑफ करप्शन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना मजबूत होगा, इसी बात से समझ जाइए आप। तो आपको ऐसे चुनाव लड़ने दिए कि आप अभी प्रेसिडेंट ड्यूटी पे सस्पेंडेड है या फिर क्या है? मैं प्रेसिडेंट में 26 जनवरी तक मैंने ड्यूटी करी थी करते हुए पद पर, और मैंने परमिशन मांगी थी चुनाव प्रचार करने के लिए, लेकिन मेरी एप्लीकेशन पेंडिंग थी और चुनाव का समय निकला जा रहा था, तो मैं 27 जनवरी से मैं आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। महबूबा मुफ्ती की बेटी का दावा, मेरी मां और मुझे घर में नजरबंद कर दिया गया है। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा हमारे गेट बंद कर दिए गए हैं। महबूबा मुफ्ती को सोपोर का दौरा करना था। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा वसीम मीर को सेना ने गोली मार दी थी, मुझे बाहर निकलने की भी अनुमति नहीं दी जा रही है। चुनाव के बाद भी कश्मीर में कुछ नहीं बदला।